बच्चों, आइए हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते कैसे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड का पहली बात तो आप सब लोग जानते हो कि जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है, और कहा यह जाता है कि ये जो है किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाते हैं। इनको जो है किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। ये केमिकल के राजा कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिए। और ये इनको हम ऑयल ऑफ पेट्रोल के भी नाम से जानते हैं। इनका जो नेमिंग होती है वो ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहलाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना होगा कि इनका एक और नाम है जिसको हम ऑयल ऑफ पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बनता कैसे है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रिपरेशन पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को हम बात करते हैं आपसे। अब देखो आगे प्रिपरेशन में सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं इसको बनाने के लिए, कौन से मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो पहला इसको हम बात करेंगे फ्रॉम, है ना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। आप कॉन्टेक्ट प्रोसेस का नाम जानते होंगे, उसी प्रोसेस से इसको जो है बनाया जाता है। तो देखो ये कई स्टेप्स में पहले रिएक्शन होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि SO2 को ऑक्सीडेशन करा करके वो SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो SO2 का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, और SO2 का ऑक्सीडेशन कराने के बाद वो SO3 में कन्वर्ट होता है। फिर दूसरे स्टेप में जब आते हैं तो उससे जो SO3 बनता है वो उसको H2SO4 के साथ पास करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में H2SO4 को पास करते हैं। तो कंसनट्रेट H2SO4 थोड़ा सा लेते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, और आप सब लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो लार्ज स्केल पे कराई जाती है, ज़्यादा कराई जाती है, ताकि हमको मार्केट में उसको यूज कर सकें, बेच सकें। तो इससे जो बनता है वो ओलियम का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए उस स्टेप को मैं बताता हूँ जिस स्टेप से ये इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बेटा, वो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि SO2 आपका जो है गैस है, और SO2 गैस के साथ जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो और एक कैटालिस्ट आप लेते हो V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसे कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये SO3 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, उसी के साथ साथ कुछ हीट एनर्जी भी इवॉल्व करते हैं। तो SO3 हमारा बनता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में बेटा आते हैं तो ओलियम बनता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओलियम किया जाता है। तो बेटा H2SO4 थोड़ा सा अमाउंट हम यहाँ से यूज करते हैं, वो भी कंसंट्रेशन के फॉर्म में, और फिर उसमें हम लोग पास करेंगे इसी SO3 को, जो आपने SO3 को फॉर्म कर रखा है। तो ये जो आपको देने वाला है वो ओलियम देने वाला है, H2S2O7 के नाम से इसको जानते हैं, और ये आपका ओलियम कहलाता है, ठीक है। तो ओलियम को अब उठाइए यहाँ से और इनका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। यानी अब आपको H2S2O7 जो आपके पास दिख रहा है, उसको जब आप H2O में डालोगे बेटा, तो ये 2 मोल H2SO4 आपको प्रोवाइड करके देगा। तो हमको फाइनली जो है H2SO4 ऑब्टेंड हो जाता है, मिल जाता है। तो इस कांटेक्ट प्रोसेस से बेटा हम H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि कांटेक्ट प्रोसेस से इन फॉलोइंग में से क्या बनाया जाता है। तो याद रखना H2SO4 बनाया जाता है। दूसरी बात कि इसमें जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है वो कैटालिस्ट क्या होगा, वो V2O5 होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये रहा आपका प्रिपरेशन जो है H2SO4 का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ आपसे इसके प्रॉपर्टी के बारे में। खूब ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा और प्रयास करिए कि कॉपी पे इसको ज़रूर नोट करिए, वीडियो को
पॉज करके। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो होता है इनका कोई कलर अभी नहीं होता, आप कलरलेस होता है। लैब में भी जाओगे तो कलरलेस लिक्विड के रूप में ये आपको दिखाई देगा, ये लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो काफ़ी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और आपको एक बात पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दो बात पे डिपेंड करता है। एक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। पहला प्रियोरिटी इन्हीं को देना है, आपको प्रियोरिटी सबसे पहले इन्हीं को देना है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो दूसरा पॉइंट पे आइएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिपेंड करेगा आपके मॉलिक्यूलर वेट पर और एबी वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर में हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे H2SO4 मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जो H2SO4 है वो एक और H2SO4 मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और फिर ये इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी के साथ अटैच कर लेता है, इधर भी ये अटैच करता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सब लोग पढ़े होंगे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो इंट्रा से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, मजबूत होता है, ठीक है, स्टेबल ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। दूसरी बात ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी मैं बात आपको करता हूँ, दूसरी पॉइंट पे आता हूँ मैं आपके पास कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड की तरह ये काम करता है। डाई बेसिक एसिड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2H पॉजिटिव को डोनेट करता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। H2SO4 आपके पास दिख रहा है, जब ये टूटता है बेटा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। HSO4 आपको देने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा देखने को मिलती है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जब फिर ये जो HSO4 निगेटिव होता है और ये आप पॉजिटिव देगा, फिर SO4 2 निगेटिव देगा, तो यहाँ पे जो Ka2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो नियरली 1.2 10⁻⁻² आएगी। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे जो Ka1 की जो वैल्यू होएगी वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है Ka2 से। मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एसिडिक नेचर को ज़्यादा शो करता है। यानी आप ये भी जानते हो कि जो Ka की वैल्यू होती है वो एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो Ka की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगा तो मोस्ट एसिडिक बिहेवियर ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि इन दोनों में वैल्यू क्या होगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि ये सॉल्ट भी बनाते हैं बेटा, इट फॉर्म सॉल्ट, ये आपको सॉल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं वही तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो H2SO4 जो होगा ये जब आपका ये रिएक्शन जब करेगा किसके साथ, ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH और एक H वाटर बनाएगा और ये आपको दे देगा सोडियम बाईसल्फेट दे देगा और यहाँ से H2O को बाहर कर ले जाएगा। अब आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। तो आप बोल सकते हो बेटा कि ये एसिडिक सॉल्ट का बिहेवियर शो करेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये
अभी एक और हाइड्रोजन इनके पास है, अगर वो भी हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर दें, ये भी हाइड्रोजन ये निकाल दे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा। देखो अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, ठीक है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 OH और 2H निकलेंगे और ये कंप्लीट Na2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा और H2O बाहर निकाल देगा, तो 2 मोल H2O भी निकलेगा। अब एक बात देखो, ये जो होगा वो नॉर्मल साल्ट होगा, ठीक है, तो जब पार्शियल यहाँ पर NaOH यूज करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो एसिडिक नेचर का सॉल्ट बनाएगा, और जब 2 मोल NaOH बेस यूज करेंगे तो ये बेस कंप्लीट न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा मैं चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ कि यार देखो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बेटा, मतलब कि अगर ये टूट जाता है, ठीक है, तो टूटने के बाद बेटा SO2 तो देगा ही, ये H2O भी देगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बिहेवियर शो करता है। एक बात और बता देता हूँ आपको कि ये सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +4 को शो कर रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो रिडक्शन हो रहा है, और जो रिडक्शन करता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो देखो अभी ये रिएक्शन जब करेगा तो इसी नेसेंट ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके और वो किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए आगे, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने कि कार्बन है मेरा, और कार्बन को मैं कंसंट्रेट H2SO4 दे रहा हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 दे रहा हूँ, तो क्या देगा। पहली बात तो कार्बन पे चार्ज 0 है, और 2 प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट तो बनाएगा ही, H2O आप जान ही रहे हो, SO2 आपको पता ही है, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा, ये 0 से +4 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये 0 से +4 का मतलब कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो +6 से ये यहाँ पे +4 बना रहा है, तो खुद रिड्यूस कर रहा है, लेकिन जो खुद को रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसीलिए H2SO4 कार्बन को क्या कर रहा है, CO2 में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से बेटा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, और वो लेता हूँ सल्फर को। तो जब हम सल्फर को कंसंट्रेट H2SO4 में मैं एंट्री मारता हूँ, इसको यूज करता हूँ, तो ये क्या करते हैं, सल्फर को SO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और H2O तो बनना ही बनना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फास्फोरस के हो कंसंट्रेट H2SO4 प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये करता जो है, ये इसी को जो फास्फोरस है उसको फास्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है, जो बाई प्रोडक्ट है वो SO2 और H2O तो बनना ही है। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस पे 0 है और यहाँ +5 है, तो जाहिर सी बात है कि फास्फोरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि ये कुछ और भी मेटल को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, तो किस मेटल को ऑक्सीडाइज करते हैं वो मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए पहली बात कि ये कॉपर को, सिल्वर को, ठीक है, ये सिल्वर को और ये जो है Hg को भी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको ऑक्साइड बनाते हैं और फिर बाद में उसका सल्फेट बना देते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे पहले तो H2SO4 को तोड़ दीजिए, H2SO4 को तोड़िएगा तो ये SO2 प्रोवाइड करेगा आपको,
ये H2O प्रोवाइड करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेकिन जब कॉपर के कांटेक्ट में आएगा तो पहले तो इसको कॉपर ऑक्साइड बना देगा। अब आप अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल बैलेंस करके चेक करिए तो देखो ये ऑक्सीजन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएंगे Cu प्लस कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पे हो जाएंगे, और कंसनट्रेट H2SO4 बनने के बाद ये देखो इधर जो बन रहा है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग जब करोगे तो यहाँ पे जो बनने वाला है आप वो देख लीजिए, यहाँ CuSO4 बन जाएगा, फिर आपके पास जो बनेगा वो 2 मोल H2O बन जाएगा और SO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कंसनट्रेट H2SO4 होगा तभी रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे Cu जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो, और जब नीचे होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, नहीं होगी, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आपको ले चलता हूँ मैं इसके दूसरे रिएक्शन की तरफ। तो दूसरा रिएक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए आपका Hg है, Hg में आपने क्या किया, H2SO4 प्रोवाइड किया, आपने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। अब देखो ध्यान से, जब आप यहाँ H2SO4 डालोगे तो क्या बनाएगा बेटा, ये HgSO4 बना देगा आपके पास, और SO2 और H2O तो ये देना ही देना है, जो पहले रिएक्शन में शो किया था मैंने। इसी तरीके से अगर आप सिल्वर के साथ इनका रिएक्शन कराइएगा कंसंट्रेट, तो ये क्या करेंगे, ये Ag2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके रखेंगे। अब देखो ध्यान से, ये रहा आपका रिएक्शन। अब एक और ये बड़ा पॉपुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम करता ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो कह सकते हो कि इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि ये पानी को खींचता है, पानी के साथ एसोसिएट होता है। तो चलिए उस रिएक्शन को मैं बताता हूँ आपको। अब देखो कुछ इसका हाइड्रेट फॉर्म जो होता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो हाइड्रेट फॉर्म क्या क्या बनता है, ये बना सकता है आपका H2SO4 इंटू H2O, ये बना सकता है आपका H2SO4 इंटू 2H2O, ये बना सकता है बेटा आपका H2SO4 इंटू 3H2O। ठीक है, तो ये एक काम और करता है, ये पानी को रिमूव, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इट इन रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल पे मैं ले चलता हूँ आपको, सुक्रोज का नाम सुने होंगे, C6C12H22O11। जब आप इसमें पानी डालोगे ना बेटा, सॉरी H2SO4 जब डालोगे यहाँ पर कंसनट्रेट, तो क्या करेगा, इसमें से जितने भी पानी है उनको उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो 12 कार्बन तो बच गया, पानी कितना निकलेगा, तो ये होगा 11H2O। ये देखो 11H2O, तो क्या होगा 11 2 22 हाइड्रोजन निकल गया और 11 ऑक्सीजन निकल गया। इसी तरीके से अगर मान लो तुम ग्लूकोज में इसको डाल दो, तो पहली बात यार ग्लूकोज में डालोगे तो सोख लेगा पानी को। ये C6H12O6 है, और ये आपका ग्लूकोज में ले रहा हूँ। यहाँ पे कंसनट्रेट जब H2SO4 आप डालिएगा तो यहाँ से इनको जो क्या करेगा, वाटर के रूप में बाहर निकाल देगा। तो 6C बच जाएगा, और 6C के साथ आपका क्या बचेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से आप ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुने हो,
तो बेटा ऑक्जेलिक एसिड को मैं ले लेता हूँ। फिर जब आप इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाल दोगे तो यहाँ से आपको बता दूँ कि ये H2O तो लेके भागेगा ही, ये CO अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा, CO तो अलग बनना है, CO2 भी अलग बनना है और H2O भी बाहर चला जाएगा। इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि जब फॉर्मिक एसिड में कंसनट्रेट H2SO4 डालोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, CO अलग बना देगा बेटा और H2O अलग हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद बेटा जो आते हैं, एक बात और आपको समझाता हूँ कि कैरिंग ऑफ शुगर क्या होता है। कैरिंग ऑफ शुगर, तो देखो इसका आसान तरीका समझो कि शुगर बिकम्स ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। शुगर के साथ अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हो बेटा तो करेगा क्या, ये करेगा ये कि ये इसको ब्लैक बना देगा। ब्लैक क्यों बनाएगा बेटा, इसलिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो शुगर में होगा रिमूव कर देगा। तो क्या होगा, इट रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द शुगर। ये शुगर से जब निकाल देगा तो ब्लैक बन जाएगा और उसी को कहते हैं कैरिंग ऑफ शुगर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपको बता दूं, और ये आप पढ़े भी होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो मुझे पता है कि आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सल्फोनेशन का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑर्गेनिक में बड़ा पॉपुलर नेम है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो यार सल्फोनेशन में क्या होता है, आप बेंजीन के साथ सल्फोनेशन कराते हो, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, वो भी कंसनट्रेट। तो क्या करता है, ये किसी पोजीशन पे जा कर के SO3H बना लेता है। एक्चुअली यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो सल्फोनियम आयन बनता है। ये आपका सल्फोनियम आयन इस कार्बन, क्योंकि कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन का हब होता है, एक्चुअली पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कार्बन बेंजीन में होता है, उसके वजह से वो रिएक्शन कर बैठता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक रिएक्शन। अब इसका डिटेल आप जो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ आ जाइए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग जब होता है वहाँ पे इसका यूज करते हैं भैया। जो पेंट बनाया जाता है, डाइज बनाया जाता है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताता हूँ कि ये जो होता है ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द अल्कली सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलॉल। ठीक है, तो पायरोगैलॉल जो होता है वो ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आर्थोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम ऑयल ऑफ सिनेमास भी बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो SO3 बेटा होता है वो एग्जिस्ट करता है साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में। साइक्लिक ट्राइमर, तो आप नाम भी सुने होंगे कि साइक्लिक ट्राइमर क्या होता है, उसको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ये साइक्लिक फॉर्म में आकर के और S3O9 बना देता है। ये क्या बना देता है, एक बार और लिख देता हूँ, S3O9 का फॉर्मेशन कर देता है। कैसे करता है वही तुमको मैं समझाता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर एक सल्फर, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ से एक सल्फर जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसका। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, मतलब ये SO3 को ऐसा ऐड करो कि इस तरीके से बना। अब इसमें 3 जो बॉन्ड बनेंगे वो SOS बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए कि ये जो बॉन्ड है, देखो एक ये ऑक्सीजन परमानेंट वाला है, ये सल्फर वाला है, और एक इधर परमानेंट वाला है जो SO3 वाला है, और एक यहाँ ऊपर वाला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में।
तो ये भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, अब आपको ले चलता हूँ कि H2S कैसे बनता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि H2S गैस आप लैब में पढ़े भी होगी कि H2S गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो H2S गैस, पहली बात कि आप फेरस सल्फेट का नाम सुने होंगे, लैब में मिलता है। फेरस सल्फेट को जब आप डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि इसको डाइल्यूट में डालें कि कंसनट्रेट में डालें, तो आप ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे। और जब डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे तो यह FeSO4 तो बनाएगा ही, प्लस H2S बनाएगा। जब कंसनट्रेट ले लोगे, ध्यान देना मेरी बात, तो वो H2S बनाने के बजाय वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 में कन्वर्ट कर देगा, और वहाँ आपका SO2 और H2O बन जाएगा, H2S नहीं बन जाएगा। अब इनका जो स्मेल होता है बेटा H2S का, वो रॉटेन एग लाइक स्मेल होता है। कैसा होता है? रॉटेन एग लाइक स्मेल आप लैब में देखे होंगे। ठीक है, तो H2S जो गैस होता है वो लीड एसीटेट को भी ब्लैक में चेंज करता है। आप प्रैक्टिकल करे होंगे कि जो लीड एसीटेट होता है, लीड एसीटेट यहाँ पे जो लोगे, मान लो एक मिनट, यहाँ पे आपका लीड एसीटेट है, मान लो मैं यहाँ एसीटेट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये करता क्या है, जब इसमें आप, ये वाइट कलर का है बेटा, ये वाइट कलर का होता है, जब इसमें आप H2S पास करोगे ना, तो क्या बनाएगा, वो लेड सल्फाइड बना देगा और ब्लैक कलर का PPT बनाएगा ये। ठीक है, तो और एसिटिक एसिड तो बनाएगा ही, इसकी बात हम लोग कर लिए। तो इस तरीके से आपको इसका प्रॉपर्टी देखना होगा। अब आगे ले चलते हैं आपको कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट कि मतलब कि जो सोडियम सॉल्ट होता है, अगर उसको Na2S से रिएक्शन कराया जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछता है ये ध्यान दीजिएगा। तो जब सोडियम आपको नाइट्रोप्रोसाइड जो बनाएगा उसके साथ, सॉल्ट के साथ मिलकर के, ये Na2Fe, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसके साथ ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, ये Na4 बना देगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मेशन बना देगा, और ये NOES बना देता है। इसका जो कलर हो जाएगा बेटा, वो वायलेट कलर हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एक बात और तुमको बता दूं कि जो यहाँ NO है, इस पे जो चार्ज होता है वो NO पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रहा आपका ये वाला रिएक्शन कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कैसे बनाते हैं, सोडियम सल्फाइड पास करते हैं तो बनता है। अब आगे चलते हैं हम लोग कि ब्लीचिंग एक्शन ओजोन का क्या होता है। भैया ब्लीचिंग एक्शन ध्यान देना है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन के बारे में आपको समझना है। ओजोन O3 है आपका, आप जानते हो कि ओजोन जो होता है बेटा, वो भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो है O देता है नेसेंट और O2 प्रोवाइड करता है। और जब किसी कलर्ड मैटर के साथ, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ आप उस ऑक्सीजन को देते हो, तो वो ऑक्सीजन उसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। उसी के साथ साथ अगर हम SO2 की ब्लीचिंग एक्शन की बात करें, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 क्या है, एक्शन ऑफ SO2 आप समझ लीजिए। तो देखो ध्यान से, SO2 को सबसे पहले आप पानी में डाल दो। जब पानी में डालोगे ना, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। अब जब इस सल्फ्यूरस एसिड को, उसी पानी में ही बन रहा, पानी भी डाले हो, फिर जब H2O प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ, तो क्या करेगा, ये H2SO4 बनाएगा और 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए, ये तो कट जाएगा ना बेटा, जब कटेगा तो ये SO2 बच जाएगा, और यहाँ 2 मोल आपका H2O बच जाएगा बेटा, और यहाँ बच जाएगा H2SO4,
और प्लस 2 हाइड्रोजन। तो देखो जैसे ऑक्सीजन ब्लीचिंग एक्शन का काम करता था ओजोन, वैसे ये हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन का वर्क होता है। आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक और की ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप जरूर इस बात को लिखिएगा और समझिएगा। देखो Cl2 को पहली बार जब पानी में डालोगे तो क्या देगा, ये Cl देगा और यह ClO देगा, हाइपोक्लोरस देगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये जो हाइपोक्लोरस होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से टूट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़ा माना जाता है। तो यहाँ से ClO काट दो, Cl2 और H2O आपको मिलेगा बेटा, 2HCl मिलेगा और नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये भी ब्लीचिंग एक्शन का काम करेंगे। कोई भी बेटा कलर्ड सब्सटेंस है, उसमें आप अगर इस ऑक्सीजन को यूज करोगे तो क्या कर देगा बेटा, ये कलरलेस बना देगा। ठीक है, इसका मतलब आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ, एक बारूद बात बताता हूँ। जो ब्लीचिंग एक्शन आपका ओजोन का होता है, ब्लीचिंग एक्शन जो ओजोन का होता है, ठीक है, और आपका क्लोरीन का होता है, वो किसके वजह से होता है, बाई ऑक्सीजन की वजह से होता है। और ये पूछा भी जाता है जेई में, ब्लीचिंग एक्शन जो आपका बेटा, ब्लीचिंग एक्शन जो आपका H2SO2 क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो एक सवाल और आपको बताता हूँ कि जब प्लेटिनम, ये आपको IIT और जेई में पूछा हुआ है, जब ये प्लेटिनम एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है, एक्वारेजिया, क्योंकि एक्वारेजिया करता क्या है, जितने भी नोबेल एलिमेंट होते हैं उनको डिसॉल्व करता है। एक्वारेजिया कैसे बनता है, ये बनता है 3:1 के रेशियो में, कंसनट्रेट HCl एंड कंसनट्रेट HNO3, 3:1 का रेशियो लेते हैं बेटा। तो एक्वारेजियम जब डालोगे तो क्या बनाएगा, प्लेटिनम के साथ मिलकर के H2PT, ठीक है, Cl6। बहुत बारूद बात बता रहा हूँ आपको, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड कहते हैं इसको, इसका नाम जो होता है बेटा क्लोरो आपका प्लेटिनिक एसिड नाम होता है बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाइबेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए। इसी के साथ साथ H2O तो देता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देता है, NOCl, जिसका नाम पूछा हुआ है कई बार बड़े बड़े एग्जामों में भी, जैसे टेट होता है, क्या कहते हैं, सीटेट एग्ज़ाम होता है, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी नाम इसका कॉमन पूछ दिया जाता है। तो कॉमन नेम याद रखिएगा, इसका जो नेम होता है वो टिल्डेन होता है। क्या नेम होगा, टिल्डेन, ये नाइट्रोसिल होता है। तो ये एक रिएक्शन बहुत बारूद रिएक्शन था, आपको याद करना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि अगर यही एक्वारेजिया गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड भी नोबेल मेटल होता है, रिएक्शन किसी और के साथ नहीं कर सकता है, वो जब भी करेगा तो एक्वारेजिया के साथ करेगा बेटा। तो एक्वारेजिया से अगर करता है तो क्या बनता है, HAuCl4 बनेगा बेटा, यहाँ पे भी टिल्डेन बनेगा और H2O, ठीक है। तो ये क्लोरो एयूरिक एसिड कहलाता है बेटा, इसे कहते हैं क्लोरो एयूरिक एसिड कहते हैं इसको बेटा। और ये तो टिल्डेन है ही है, आप जान ही रहे हो। तो ये सब बातें आपको मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका मैंने प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन H2SO4 और SO3 का मैंने बता दिया। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ, अगले लेक्चर में मिलूँगा।
अगले टॉपिक्स में और हैलोजन फैमिली में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बारूद टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट में आपके पूछे जाते हैं, जेई में आपके पूछे जाते हैं, वो मैं आपको लेके बताऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।